Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें हमने डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होती है। बेसिकली जिससे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, तो प्लांट में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। तो एसेक्सुअल के 3 मेथड आपके बुक में डिस्कस किए गए हैं, सिर्फ उनके नाम है, एक लेयरिंग है, एक ग्राफ्टिंग है, एक बडिंग है। लेयरिंग में क्या होता है बेसिकली कि एक प्लांट जो नॉर्मली ग्रो कर रहा है उसकी एक ब्रांच ली जाती है, उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है, और जो ज़मीन में ब्रांच दबाई गई है इससे एक प्लांट निकल आता है। फिर उसके साथ वाले ये जो प्लांट निकला है इसकी एक ब्रांच थोड़ा सा आगे करके फिर ज़मीन में मट्टी में दबा दी गई और इससे एक और नया प्लांट निकल गया। तो इस तरह की प्रोपिगेशन को, यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ प्रोपिगेशन, जिसका मतलब है प्लांट की तादाद में इजाफा करना, प्रोपिगेशन। तो अगर नॉर्मल किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर से, जैसे एक पत्ते से या आप कह सकते हैं एक स्टेम से, एक ब्रांच से, अगर हम एक नया प्लांट बना रहे हैं इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जो वर्ड है ना वेजिटेटिव, ये नॉर्मली एक बॉडी के सेल के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रो कर रहे हैं। तो बहरहाल लेयरिंग में क्या होता है, एक ब्रांच ली जाती है, उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, वहाँ उस ब्रांच से एक नया पौधा निकल आता है, फिर उसके साथ एक ब्रांच ली जाती है, उसको फिर मिट्टी में एक नया पौधा निकला, इसको हम कहते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग बड़ा मशहूर तरीका है कि एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट को लगा दिया जाता है। मकसद इसका क्या होता है, ताकि हम इसके करैक्टर को थोड़ा सा बदल सकें, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा पोर्शन प्लांट का लिया जाता है किसी दूसरे प्लांट का और उसके एक दूसरे प्लांट के साथ लगा दिया जाता है। फिर ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कट की। इस बडिंग में तो पूरा स्टेम लगाया जाता है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा बड लगाया जाता है, एक छोटा सा पीस लगाया जाता है। तो उस पीस से जो पोर्शन निकलता है उसमें डिज़ायरेबल करैक्टर वाले प्लांट की आप कह सकते हैं खूबियाँ होती हैं, तो इसको हम कहते हैं बडिंग। तो ये सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं जो आप कह सकते हैं प्लांट की तादाद को बढ़ाने में इजाफा कर प्लांट की तादाद बढ़ाने में मदद दे रहे हैं, या फिर प्लांट की करैक्टर बदलने में मदद दे रहे होते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या इन शॉर्ट इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर में किंगडम प्लांटी का जो चैप्टर था उसमें ये सारा कुछ बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस किया गया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के जब वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करती है तो उससे हेप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेट होती है। जब हेप्लॉयड गैमेटोफाइट अपना ड्यूरेशन पूरा करती है तो उससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से हेप्लॉयड गैमेटोफाइट का बनना और हेप्लॉयड गैमेटोफाइट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का बनना, ये अल्टरनेशन ऑफ, इसी वजह से उसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनना, हेप्लॉयड से डिप्लॉयड बनना। अच्छा, आइसोमॉर्फिक है, हमारे पास 2 जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट है, एक गैमेटोफाइट है। अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट हम ना कर पा रहे हों, बिल्कुल एक जैसी हों, तो इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। हर लिहाज से एक जैसी हो तो वो क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिक। ये लोअर प्लांट और एल्गी में इस किस्म की आप कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ज़्यादा कॉमनली हो रही होती है। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में, ज़्यादातर ऑलमोस्ट तकरीबन सारे प्लांट में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि हम बाकायदा से बता सकते हैं कि ये प्लांट की स्पोरोफाइट है, ये प्लांट की गैमेटोफाइट है। जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की शक्ल सूरत बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। उसके बाद नॉर्मली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स। तो जब भी स्पर्मेटोफाइट का वर्ड आएगा तो आपने समझना कि ऐसे प्लांट हैं जो सीड प्रोड्यूस करें। तो प्लांट के सारे ग्रुप में सिर्फ 2 ग्रुप ऐसे हैं जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, एक जिम्नोस्पर्मी, एक एंजियोस्पर्मी। और ये ज़्यादा डोमिनेट है, यानी ज़मीन के ऊपर जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ये 2 ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमें प्लांट नज़र आते हैं
ऑलमोस्ट 99% वो प्लांट है जो आप कह सकते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट या फिर स्पर्मेटोफाइट्स हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर प्रीडोमिनेंट, ये ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। वजह क्या है? ड्यू टू बेटर मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो सेक्सुअल प्लांट में ऑलमोस्ट सारे प्लांट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी सारे प्लांट से, और जिसका रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म जितना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा उसकी तादाद उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब बेहतरी क्या है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, और ज़्यादातर मेंबर जो हमें नज़र आते हैं प्लांट्स के वो यही दो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले उस बेहतरी की तरफ देखते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन सी बेहतरी है, कौन सी बेटरमेंट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिनको स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है ये ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। पहला मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर, इनमें फ्लावर्स बनते हैं और इनफ्लोरेसेंस। तो ये ज़्यादातर बात किसकी हो रही होती है? एंजियोस्पर्मी की। जो सबसे हायर ग्रुप है प्लांट का उनमें क्या बन रहे होते हैं? फ्लावर्स बन रहे होते हैं, और फ्लावर इस अंदाज में बनते हैं। अच्छा, इनफ्लोरेसेंस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट के ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। यानी आप एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, उससे आप लोगों ने याद रखना है अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट किसकी होगी? फ्लावर की अरेंजमेंट होगी। तो बेसिकली सबसे पहले इस फ्लावर को इस अंदाज में बनाया गया कि पोलिनेशन पॉसिबल हो सके। फ्लावर में दो पोर्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेमन जो मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग पोर्शन है, एक को हम कहते हैं कार्पल जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग पोर्शन है। सबसे पहले स्टेमन का काम है पोलन ग्रेन बनाना। पोलन ग्रेन बेसिकली होते क्या है? गैमीट्स होते हैं और बाहर स्पोर्स की दीवार होती है। तो एक छोटा सा स्पोर जिसमें मेल गैमीट हो वो पोलन ग्रेन कहलाते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि ये स्टेमन से निकले, तो ये हमेशा स्पोर्स की शक्ल में निकलते हैं। और आपको पता है जिस चीज़ के साथ स्पोर्स का वर्ड ऐड हो जाए वो अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ अपने जहन में रखना है कि जब ये स्टेमन से निकलेंगे तो स्टेमन से निकलने के फ़ौरन बाद ये मूव करना शुरू कर देंगे कार्पल्स की तरफ। कार्पल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और इसके तीन पोर्शन हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टिग्मा को इस अंदाज में बनाया गया कि कोई भी स्टेमन यहाँ, कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ गिरता है तो इजीली कैप्चर हो। यानी आप कह सकते हैं ये इस तरह बने हैं ताकि इजीली यहाँ आके गिरे। अगर ये इस तरह होते तो जो भी चीज़ यहाँ आती वो नीचे गिर जाती। तो स्टिग्मा को इस अंदाज में बनाया गया कि पोलन ग्रेन आसानी से आके यहाँ जुड़ जाए। तो पहला क्या है, फ्लावर को इस अंदाज में मॉडिफाई किया गया कि पोलिनेशन बहुत आसान अंदाज में हो। तो आप देखें जो स्पर्म आ रहे हैं वो प्रोटेक्शन के अंदर आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा प्रोटेक्शन में चीज़ मौजूद होती है उसके ख़राब होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। उसके बाद जो ही स्टिग्मा के ऊपर आके ये गिरते हैं तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है ऐसे, और ये पोलन ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल के अंदर एग मौजूद है। अब ये जो मेल गैमीट हैं इस पोलन ट्यूब के ज़रिए से आते हैं और इसके साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देते हैं। तो आप देखें कि जो मेल गैमीट है वो एक प्रोटेक्शन के अंदर, एक ट्यूब के अंदर, इन्वायरमेंट के सामने बिल्कुल एक्सपोज नहीं हो रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट के सामने जितना भी ज़्यादा एक्सपोज होंगे उतने ही ज़्यादा इनके डैमेज होने के, इतने ही ज़्यादा उनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोलन ट्यूब बनती है इनमें फॉर सेफ गैमीट ट्रांसफ़र। उसके बाद जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है उसके लिए सीड के अंदर ही फूड स्टोर किया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो शुरू की डेवलपमेंट है, जब पौधे बहुत नाजुक स्टेज पे होता है उसके लिए पहले ही फूड का बंदोबस्त कर दिया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन बाय सीड कोट, और फिर इस एम्ब्रियो की सीड कोट हिफाजत करते हैं। क्या सीड कोट हिफाजत करते हैं, और फिर इतनी देर में ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का बनना ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म है जो डिस्पर्सल ऑफ सीड का बायस बनते हैं। हम रोज़ाना फ्रूट्स खाते हैं तो अब उनके प्लांट्स हो सकते हैं हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर हो,
लेकिन चूंकि फूड हमारे फ़ायदे के लिए तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके हमारी तरफ भेजे गए। तो आप कह सकते हैं जो हज़ारों किलोमीटर वाले प्लांट के सीड्स हैं वो हमारे इलाके में आ गए। तो फ्रूट फार्मेशन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म है डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए। तो ये ज़्यादातर किस में होती है, एंजियोस्पर्मी में होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है। बेसिकली सीड का बनना ये अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया कि जब सीड की कंडीशन में प्लांट का एम्ब्रियो सीड की कंडीशन में होता है तो वो नामुनासिब हालात को भी बर्दाश्त कर सकता है और उस दौरान वो ग्रो नहीं करता। इसको हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और जो ही कंडीशन फेवरेबल होती है ये जर्मिनेशन के बाद फिर सीडलिंग बनाते हैं। आगे इसकी डिटेल है कि जर्मिनेशन कब होगी, इसको डॉर्मेंस क्यों बनाया जाता है, उसका पूरा टॉपिक भी ये अभी डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब को डिस्कस कर लेते हैं। और ये प्लांट की पोलन ट्यूब का बनना प्लांट के लिए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम लैंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट से ज़्यादा ख़तरनाक है, मोस्ट डेंजरस। उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये बदलता रहता है। पानी का जो टेम्परेचर, अगर गर्म पानी है तो वो ऑलमोस्ट हमेशा गर्म ही रहता है, जो ठंडा पानी वो हमेशा ठंडा ही रहता है, जो दरमियाना पानी वो हमेशा दरमियाना, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। लेकिन लैंड का इन्वायरमेंट देखें तो हो सकता है सुबह ठंड हो, दोपहर को गर्मी हो, फिर शाम को फिर ठंड हो जाए, मे भी पॉसिबल है। ऐसे बदलता रहता है और बदलती हुई चीज़ हमेशा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमेशा ज़्यादातर बच्चे बीमार उस कंडीशन में होते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, जब मौसम बदल रहा होता है। तो इसी तरह एक एम्ब्रियो जो एक बच्चा है, अगर उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए जो मुसलसल बदल रहा है तो हो सकता है वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसकी डेथ ही हो जाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब्स जो बनने वाले गैमीट्स हैं उनको इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज ही नहीं होने देती। वजह क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट एक्ट एज ए व्हीकल, ये ले जाने का काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है फॉर मेल गैमीट को, फॉर सेफ ट्रांसफ़र ऑफ फीमेल गैमीट, तो फीमेल गैमीट तक ले जाने का काम करती है इन ओव्यूल। और फीमेल गैमीट जिस स्ट्रक्चर में होते हैं उसको ओव्यूल कहा जाता है। इन हॉस्टाइल का मतलब है ख़तरनाक किस्म का, बदलने वाला, चेंज होने वाला, नामुनासिब, ये सारे वर्ड इस्तेमाल। हार्श, बहुत सख्त किस्म के इन्वायरमेंट जो लैंड के इन्वायरमेंट। अब लैंड के इन्वायरमेंट ज़्यादा सख्त क्यों होता है, ज़्यादा बदलने वाला होता है, इस वजह से उसको हम कहते हैं उसमें ज़्यादा सख्ती आती है। जितनी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती है इन्वायरमेंट में, उतने ही ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम भी आ रहे होते हैं। तो आप बेसिकली देखें, पोलन ग्रेन में मेल मौजूद है, स्पोर्स की वजह से ये बाहर के इन्वायरमेंट्स के से महफूज रहते हैं। और इसी तरह आप कह सकते हैं जो एग है वो ओव्यूल की वॉल के अंदर प्रोटेक्टेड है। और जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक आते हैं तो वो पोलन ट्यूब के ज़रिए से आते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोफाइट है उनका जो मैकेनिज़्म है ऑफ रिप्रोडक्शन है हाईली प्रोटेक्टेड है। और जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड मैकेनिज़्म होता है उतने ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन होना, इसके साथ एवोल्यूशन ऑफ सीड भी हुई है। सीड बेसिकली है क्या कि ये ओव्यूल, इसमें एग, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज एग, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको सीड कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब ओव्यूल में एग फर्टिलाइज, जो ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, तो बाद में ये कोट्स बना देते हैं जिसको सीड कोट्स कहा जाता है। तो इस सक्सेसफुल टूल फॉर सीड प्लांट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जो सर्वाइवल ऑफ सीड प्लांट के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कामयाबी है। उसके बाद सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी सीड जो किसी प्लांट ने बनाया है वो हमेशा उस वक्त तक अपनी ग्रोथ को रोक के रखता है जब वो नामुनासिब हालात होते हैं। आपने देखा होगा कि हर प्लांट का बीज उसी वक्त ग्रो करके बाहर पौधा बनाता है जब उसको मुनासिब हालात मिलते हैं। मुनासिब हालात से क्या मुराद है, प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिले, प्रॉपर एयर मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। अब ये सारे वो मुनासिब हालात हैं, जब तक वो नहीं होते उस वक्त तक सीड ग्रो ही नहीं करता। इसका फ़ायदा क्या होता है,
तो ये स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, इसमें सीड क्या करता है, रेस्ट करता है, यानी प्लांट नहीं बनाता। और इसी वजह से जो एम्ब्रियो है टू सरवाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, कि जब माहौल नामुनासिब होता है, बुरे हालात होते हैं, तो एम्ब्रियो के ज़िंदा रहने के लिए सीड डॉर्मेंसी का होना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ को रोक देता है। सीजेस का मतलब है स्टॉप, कि जो एम्ब्रियो है वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जब सीड नामुनासिब हालात की वजह से अपनी ग्रोथ को रोक दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट का वर्ड जब भी आएगा, डॉर्मेंट का वर्ड जब भी आएगा, तो आपने फ़ौरन जहन में रखना है कि उस वक्त ग्रोथ रुकी होगी, कि वो कोई भी स्ट्रक्चर जिसके लिए हम डॉर्मेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ग्रो नहीं कर रहा होगा। उसके बाद पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में सिग्निफिकेंस को। जर्मिनेशन कब होती है? अच्छा, जर्मिनेशन को समझाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने किसी दोस्त को सेंड करना चाहता हूँ और वो लाहौर में रहते हैं, सपोज़ लाहौर में रहते हैं। मैं सिर्फ ये बात कह देता हूँ कि मुनीर मेरे एक दोस्त है जो लाहौर में रहता है, आपने लाहौर में जाके मुनीर को दे देना, जिसको मैं जिसके ज़रिए से भेज रहा हूँ, सिर्फ उसको ये पैगाम दे देता हूँ कि ये जो मेरा गिफ्ट है ये आपने लाहौर में एक मुनीर रहता है उसको दे दें। अब सिर्फ मैंने एक निशानी बताई, दो निशानी बताई, लाहौर में और मुनीर। अगर आप देखें क्या वो गिफ्ट सही सलामत मुनीर तक पहुँच जाएगा? मे बी पॉसिबल है नहीं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुनीर को ही लाजमी देखे ना, वो जाए लाहौर में कोई भी मुनीर मिले उसको दे दे, तो हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं उसको सही अंदाज में पहुंचाना चाहता हूँ, पहले मैं कहूँगा कि लाहौर में रहता है, मुनीर उसका नाम है, वो क्या काम करते हैं, उसका एड्रेस ये है, उसका मोहल्ला ये है, उसकी गली नंबर ये है, उसका मकान नंबर ये है, उसका फ़ोन नंबर, कोई 8-9 चीज़ें मैं बताऊँगा, फिर जाके वो जो गिफ्ट है वो सही अंदाज में सेंड होगा। तो इसी तरह बिल्कुल सपोज़ एक सीड है, इसने जर्मिनेट करना है। अगर इसको सिर्फ एक ही फैक्टर को देख के अगर ये ग्रो कर जाए, एक फैक्टर को देख के, मैं कहता हूँ कि ये ऐसा प्लांट है जो हॉट इन्वायरमेंट के अंदर जब गर्मी पड़ती है उसमें इसने ग्रो करना है, तो मे बी पॉसिबल है किसी भी वजह से। अभी हॉट इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये ग्रो करना चाहिए। जैसे कुछ प्लांट गर्मियों के होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, सर्दियों के होते हैं। अब मे भी पॉसिबल है कि सपोज किसी भी वजह से जिस जगह वो प्लांट का बीज मौजूद था उस कमरे के अंदर किसी भी वजह से गर्मी पड़ना शुरू हो गई, किसी भी वजह से। जैसे बाद दफ़ा हीटर मुसलसल चल रहा होता है तो होता अपने, आप कह सकते हैं जो बेडरूम है उसके अंदर है, उसके साथ हीट दूसरे उस कमरे में भी जाना शुरू हो गई जहाँ सीड्स पड़े। अगर सिर्फ वो इस एक फैक्टर को देख के ग्रो शुरू कर दे जब उसको हीट मिले, लेकिन चूंकि था सर्दी का इन्वायरमेंट, लेकिन किसी एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से इसको हीट मिली और इसने ग्रो करना शुरू, अचानक जो हीट का जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सर्दियों में मुसलसल हीट तो नहीं आनी। अब वो जो हीटर चल रहा था ऑलमोस्ट वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। या आप कह सकते हैं बाद दफ़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कुछ इस तरह का होता है कि अचानक ये 3-4 दिन लगातार अगर सख्त किस्म की धूप निकले तो सर्दियों में भी गर्मी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल इसको गर्मी लगी, इसने ग्रो करना शुरू कर दिया और फिर वो जो हीट का जो सोर्स है वो ख़त्म हो गया, दोबारा सर्दी आ। अब चूंकि ये बहुत नर्म व नाजुक पौधा है, जो बच्चे वैसे ही नर्म व नाजुक होते हैं, तो ये भी पौधे का जो बच्चा है ये बहुत नर्म व नाजुक, जो ही सर्दी पड़ेगा इसके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। अब इसने जो सिर्फ एक फैक्टर को देख के इसने ग्रोथ शुरू की थी तो वो उसके लिए जानलेवा साबित हुई है। तो इस वजह से कभी भी सीड, जैसे मैंने कहा था कि जैसे एक गिफ्ट है, ये हमेशा उस वक्त सही तरह से पहुंचेगा किसी रिसीवर के पास जब उसके 8-9 चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो इसी तरह सीड भी हमेशा सीज़न में ग्रो करता है। वजह कि सीज़न में एक सीड को ग्रो करने के लिए वो एक फैक्टर नहीं देखता बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को देख रहा होता है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ जो गर्मी के इन्वायरमेंट है, जो हमारी समर है, हमारे पास क्या होते हैं समर में, सबसे पहले टेम्परेचर ज़्यादा हो,
पहला फैक्टर सूटेबल हो गया। अब सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखेगा ये, हो सकता है ये किसी और आउट ऑफ द सीज़न ये फैक्टर सूटेबल हुआ हो। फिर दूसरा, अब लॉन्ग डेज, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एक फैक्टर ये भी है। ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो गई, ह्यूमिडिटी क्या होगी। अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये 3 फैक्टर्स को देख, अब ये तीनों फैक्टर आउट ऑफ द सीज़न सूटेबल हो ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में ठीक है टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन सर्दियों में कभी भी लॉन्ग डेज नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमेशा सीड को काफ़ी सारे इशारे चाहिए होते हैं इन्वायरमेंट के, वो उन इशारों को देख के ग्रोथ शुरू करता है। तो यही जर्मिनेशन में कहा गया रिसम्पशन ऑफ ग्रोथ। एक एम्ब्रियो जिसने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है, रिसम्पशन ऑफ ग्रोथ बाय डोरमेंट एम्ब्रियो रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्यूज। इसको बहुत सारे इशारे चाहिए होते हैं, क्यूज का मतलब इशारे चाहिए होते हैं, टू अवॉइड एक्सीडेंटल स्टिमुलस विच में प्रूव हैट। तो अगर सिर्फ एक फैक्टर को देख के ये ग्रो करता तो मे बी वो हो सकता है एक्सीडेंटल स्टिमुलस हो, जैसे सर्दियों में अचानक ही किसी वजह से गर्मी पड़ना शुरू हो गई, विच में प्रूव फैटल। लेकिन दोबारा जब सीज़न की चीज़ आई तो फिर वो इस प्लांट की सीडलिंग की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यही सिग्निफिकेंस है कि इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट, कि प्लांट को उस सीड क्या करता है, प्लांट के एम्ब्रियो के उसमें जर्मिनेट ही नहीं होने देता जब अनफेवरेबल कंडीशन, जब आउट ऑफ सीज़न उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, क्योंकि आउट ऑफ सीज़न जब भी जर्मिनेट करेगा सीड उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इट प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ डॉर्मेंट सीड इन कंडीशन, जैसे अचानक ही सर्दी में एक आधा हफ्ता गर्मी का पड़ना शुरू हो गया, सीम टू, अब ये बज़ाहिर तो ठीक है, इसके सूटेबल है इसकी ग्रोथ के लिए, बट टेम्परेरी इन नेचर, लेकिन आर्जी तौर पे है, हो सकता है उस हफ्ते के बाद दोबारा सर्दी पड़ना शुरू हो जाए। तो आप ये समझ लें कि जो सीड डॉर्मेंसी है उस वक्त तक ब्रेक नहीं होती जब तक प्रॉपर सीज़न नहीं आता, क्योंकि सीज़न में ही सारे फैक्टर सूटेबल होते हैं, आउट ऑफ सीज़न कोई भी फैक्टर सूटेबल नहीं हो। एक आधे फैक्टर की सूटेबिलिटी से सीड कभी भी ग्रो नहीं करता। तो ये सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और सीड डॉर्मेंसी टूटेगी कब, यानी सीड कैसे ग्रो करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड। अब एक टॉपिक और है इसी रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.